मान लीजिए इसी सड़क पे कोई किसी को मार देता है और लोग यहाँ आसपास के 112 को फ़ोन लगाते हैं और वो अगर उसी की तलवार को छीन के मारा जाएगा तो उसमें क्या अपराध है उसमें? भाई आपकी भारतीय दंड संहिता में और तो हो चाहे प्रोसिक्यूशन हो, ऐसे अवसर देना ही समाप्त कर देना चाहिए। इस पे कठोरतम दायित्व का सिद्धांत लागू होना चाहिए। मतलब तत्काल न्याय है वहाँ, हाथ के बदले हाथ और गले के बदले गला। तो हमारे पास सैकड़ों फाइलों में है। हम जब क्वेश्चन पूछते हैं पुलिस का अधिकारी जवाब नहीं दे पाता है तो अगले दिन एनकाउंटर किया गया था तो वहाँ की पब्लिक ने पुलिस को फूल मालाओं से लाद दिया था। तो एक तरफ थोड़ा सा कड़वा भी है, जैसे आज अपराधी हो या फिर कोई बड़ा पहुँच वाला रसूखदार हो, उसके पास बड़े बड़े वकील रहते हैं। पुलिस मनमानी भी करती है, किसी के अंडर में नहीं रहती और मनमानी करने के कारण हाँ निगरानी बदमाश है, उसको हम लोग ढूंढ रहे थे, पिछले 1.5 महीने से फरार था यहाँ, आज अचानक आया है। भीड़ तंत्र हथियार क्यों उठाता है? कहीं न कहीं उससे लगता है कि शासन प्रशासन, जैसे कि सूरजपुर में जो घटना हुई, लोहारीडीह में घटना हुई, बलौदा बाजार में जो घटनाएं हो रही हैं, मर्डर वहीं घर में ही किया गया और उसके पश्चात दोनों डेड बॉडीज को एक जो वाहन प्रयुक्त हुआ था उस वाहन में उसको लाद कर वहाँ देखिए ये कहना बहुत आसान होता है कि एक के हत्यारों को जूते मारे डैश डैश डैश, उसके आगे मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि वो असंवैधानिक हो जाएगा। ये नारा भीड़ से लगता है और ये नारा उस वक्त लगता है जब भीड़ तंत्र किसी अपराध या आपराधिक घटनाओं के कारण बहुत कुछ शर्मिंदा हो चुकी रहती है, असहाय हो चुकी रहती है। उसके बाद ये भीड़ से आवाज़ें आती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जस्टिस सिस्टम जो हम सभी उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन वहाँ से जब लोगों को न्याय नहीं मिलता या न्याय में देरी होती है, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि भीड़ तंत्र अपने हाथ में हथियार उठाने लगता है। ये मामला दुर्ग में भी देखने को मिला है, छत्तीसगढ़ में भी नेशनल लेवल पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बढ़ते अपराधों पे आज बात करेंगे, कानून के संशोधन पे बात करेंगे। मेरे साथ बहुत बड़ा पैनल है। जैसे कि सूरजपुर में जो घटना हुई, लोहारीडीह में घटना हुई, बलौदा बाजार में जो घटनाएं हो रही हैं, उसके अलावा नेशनल स्तर पे भी जो घटनाएं हो रही हैं, कोई भी किसी को गोली मार दे रहा है, कोई भी किसी पे प्राणघातक हमले कर दे रहा है, इसमें अपराधी को जो फ़ायदा मिल जाता है लैक ऑफ एविडेंस के आधार पे, संविधान की किताब में कुछ जो शिथिल नियम है उनके आधार पे। जोशी जी, अभी जैसे कि जो घटनाएं हुई हैं सूरजपुर और लोहारीडीह और उसके पहले बलौदा बाजार, ये सारी घटनाओं में आपको क्या लगता है कि कहीं बहुत सुनियोजित घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है? जैसे सूरजपुर में सुनियोजित तरीके से, लोहारीडीह में सुनियोजित तरीके से, बलौदा बाजार में, इन सब घटनाओं को देख के आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों को लेकर? भीड़ तंत्र का हथियार उठा लेना आज के समय में बहुत ही विचारणीय सब्जेक्ट भी हो चुका है। और भीड़ तंत्र हथियार क्यों उठाता है? कहीं न कहीं उससे लगता है कि शासन प्रशासन में वो दम नहीं आ रही है, शासन को सबल होना पड़ेगा और इसके पीछे भीड़ तंत्र को एक मोहरे की तरह उपयोग भी किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ तंत्र के द्वारा, कुछ पार्टी के द्वारा। इस पर भी विचार करना चाहिए। हम लोग न्यायालय में जब काम करते हैं तो हमको ये एक महसूस होती है, एक फीलिंग आती है कि भीड़ तंत्र का जो आज रूप देख रहे हैं, जैसा आपने 2-3 जगह का उदाहरण दिया, अभी भीमहोरी में भी जो एक वहाँ के लोग हैं वो फिर वैसी स्थिति में आने को उतारू हो रहे हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है कि शासन को इस संबंध में पब्लिक को अपने उसमें लेने के लिए, उनको विश्वास में लेने के लिए कार्य योजना तय करनी पड़ेगी, तभी ऐसी घटनाओं को विराम दिया जा सकता है। ये सरकार बहुत सारे बोलना चाहिए कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, अपराध नियंत्रण पे ये कार्यशाला, साइबर अपराध से बचाव के ये रास्ते और बहुत सारे तरीके समझाती जिनसे आप अपराध से बच सकते हैं। लेकिन अभी चर्चा से पहले वही बात कर रहे थे कि मान लीजिए इसी सड़क पे कोई किसी को मार देता है और लोग यहाँ आसपास के 112 को फ़ोन लगाते हैं और वो 112 या पुलिस के लोग तब पहुँचते हैं जब उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है। तो इस जगह भैया क्या लगता है यहाँ पर जो पुलिस का जो तंत्र है वो कहाँ पर रहता है? देखिए, सबसे बड़ी खामी तो ये है कि शासन ने अपनी ओर से जो मृतक है या जो डिसीज्ड है उसके परिवार वालों के लिए गवर्नमेंट प्लीडर रखा है, परंतु कोई भी ऐसा प्लीडर
थाने में अपॉइंट नहीं करता जो उसको सही डायरेक्शन दे थाने वाले को इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो मुख्यतः जो अपराधियों के छूटने का कारण है लचर इन्वेस्टिगेशन है, और लचर इन्वेस्टिगेशन के कारण ही अपराधी छूट जाते हैं और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन को कठोर और कठोरतम करने के लिए यद्यपि नए एक्ट में 111 संगठित अपराध, भीड़ द्वारा कोई अपराध किया जाता है या कोई प्रायोजित अपराध है, पूर्व प्रायोजित अपराध है, तो 111 कठोर संशोधन किए गए हैं, लेकिन उसका कंप्लायंस इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो अपराधी अंततः न्यायालय से छूट जाते हैं। उसके लिए भी शासन, अभी जो नया अमेंडमेंट एक्ट आया है उसमें यह है कि वीडियोग्राफी जो जब्ती होती है, मेमोरेंडम होता है, उसका वीडियोग्राफी कराया जाए और वो मान्य किया जाएगा साक्ष्य में, तो ये ज़रूर निश्चित रूप से ये शिकंजा कसेगा। लेकिन मेरा मत ये है कि एक थाने में भी एक ऐसा अधिकारी नियुक्त करना चाहिए जिसको लॉ का नॉलेज हो और जो डिसीज्ड को न्याय दिला सके, ऐसा इन्वेस्टिगेशन करा सके। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण जो है पुलिस मनमानी भी करती है, किसी के अंडर में नहीं रहती, और मनमानी करने के कारण जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, ये सिद्धांत अपनाया जा रहा है। इसलिए अपराधियों को काफ़ी कुछ छूट मिल रही है। देखिए, सूरजपुर की घटना के बाद में जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें वहाँ स्वीकार कर रहे हैं वहाँ के जो आईजी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जो अपराधी था वहाँ और उसको पुलिस का, स्थानीय पुलिस थाने का संरक्षण था, तो उस विषय की जांच के लिए उन्होंने एक टीम का गठन किया है। ये अमूमन देखने को भैया चर्चा में रहता है कि पुलिस और अपराधियों की साठगांठ रहती है कई विषयों में। तो ये आपके संज्ञान में कैसा, आप उसको कैसे रूप में देखते हैं कि अपराधी कैसे, उसमें भय कैसे रहेगा जब अपराधी किसी थाने को सेट कर रखे रहेगा, किसी बड़े अधिकारियों से उसकी बातचीत होती रहेगी, संबंध रहेंगे? जब आदतन अपराधी है, पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी है, शासन को इस बात की जानकारी है, तो उसके ऊपर फिर विभिन्न जो नए एक्ट जो थे उनके अंतर्गत कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उसको जिलाबद्धार क्यों नहीं किया गया? उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया गया? और ये जो घटना जो आप बता रहे हुई है कि तलवार लेके जा रहा था, तलवार लेके लोगों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहा था, भीड़ ने उसी की तलवार लेके भिलाई 3 की घटना, हाँ, भिलाई 3 की जो घटना आप बता रहे हैं कि तलवार लेके लोगों को वो डरा रहा था, धमका रहा था, तो भाई अगर आप पुलिस हो के अगर उनकी बचाव नहीं कर पाओगे और एक व्यक्ति स्वतंत्र होकर तलवार लेके घूम के भीड़ों को डराने धमकाने का प्रयास करेगा, तो ऐसी स्थिति में अगर अपनी बचाव के लिए अगर लोगों द्वारा अगर उसी की तलवार को छीन के मारा जाएगा तो उसमें क्या अपराध है? उसमें भाई आपकी भारतीय दंड संहिता में और जो नए में प्रावधान है, आपको व्यक्तिगत प्रतिरक्षण का अधिकार आपको प्राप्त है, आपको लगता है कि कोई मेरे को मार देगा, और अगर आप वैसे व्यक्ति को अगर मार भी देते हो तो वैसे व्यक्ति के ऊपर तो अपराध पंजीबद्ध नहीं होना चाहिए। इस केस में भी 9 लोगों पे मर्डर का केस लगा है। तो वही तो मैं, ये लचर प्रक्रिया है, ये लचर प्रक्रिया है, ये क्या है? राजनीतिक षड्यंत्र है ये। मतलब एक तो आप ये प्रावधान बनाते हो कि आपको व्यक्तिगत प्रतिरक्षण का अधिकार आपको मिला हुआ है, और आप जब अपने व्यक्तिगत प्रतिरक्षण के अधिकार का पालन करने जाते हो आप, तो आपके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया जाता है। उस मामले में आपने जांच क्यों नहीं की? आपने अगर मान लीजिए कल वो 9 लोगों के खिलाफ जो आप बता रहे हैं अपराध पंजीबद्ध हुआ है, उसमें अगर वो 9 में से अगर 4 लोगों की भी मृत्यु हो जाती तो उसका जवाबदार कौन रहता? इसमें जब तक पुलिस प्रशासन और पर राजनीतिक दलों का नियंत्रण रहेगा तब तक पूरे छत्तीसगढ़ में अपराध पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक तंत्र जो है वो पुलिस विभाग पर हावी है और संभवतः वो आगे भी हावी ही रहेगा। भैया, जैसे कि जो घटनाएं जैसे भैया बता रहे हैं कि कानून में संशोधन की आवश्यकता सबको महसूस हो रही है, भीड़ भी ये कहती है, बहुत आसानी से कही जाती है कि अपराधियों को मतलब गोली मार दिया जाए या अपराधियों को गालियां दे दी, सख्त कानून सख्त सज़ा, लेकिन सरकार के जैसे बता रहे हैं राजनीतिक तंत्र की इच्छा शक्ति क्या ये नहीं होती कि जैसे अलग अलग राज्य अलग अलग कानून बना लेते हैं? कई राज्यों में नाबालिगों से रेप करने पे सजाए मौत का प्रावधान है, ये पूरे देश में क्यों नहीं हो पाता? क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? नहीं, बात यह है कि जो बता रहे हैं अलग अलग कानून है, तो ये सेंट्रल एक्ट है, तो सेंट्रल में तो अलग अलग कानून होता ही नहीं है, कानून तो एक ही है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि पुलिस प्रशासन किस टाइप का व्यवहार करती है, किसी को संरक्षण देती है, किसी के खिलाफ कमज़ोर केस बनाती है, और इस प्रकार का जो है भेदभाव, उसके कारण ही ये अपराध बढ़ते हैं। कुछ लोगों को राजनीतिक संरक्षण दे करके उसको बचाने का प्रयास करती है ना। कुछ लोगों के सेक्ट देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि एक साक्षी जो कई केसों में है,
पॉकेट विटनेस के रूप में काम करते हैं। तो वो अगर न्यायालय में जाते हैं तो वह तो ऐसे ही हॉस्टाइल हो जाते हैं, या तो फिर एक साक्षी पॉकेट साक्षी होने का लाभ मिल जाता है। तो ऐसे लचर इन्वेस्टिगेशन के कारण ही इनको लाभ प्राप्त होता है। और ये जैसे लचर इन्वेस्टिगेशन बता रहे हैं, क्या ऐसा कोई कड़ा प्रावधान या संशोधन की आवश्यकता देख रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो है, कई पुलिस वाले कहते हैं कि हमने इन्वेस्टिगेशन बहुत तगड़ी की थी, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस, लैक ऑफ बहुत सारी चीज़ें, जो गवाह वो पलट जाते हैं कोर्ट में आके, बयान पलट जाते हैं, उनके कई चीज़ें होती हैं जिससे एक मर्डर करने वाला वो बाइज्जत बरी हो जाता है। लेकिन कानून व्यवस्था उस पर सवाल क्यों नहीं करती कि इस व्यक्ति का किसी ने तो मर्डर किया होगा, उसको दोबारा आप लेकर आओ कोर्ट के सामने। तो ये व्यवस्था में क्या बदलाव करने की आवश्यकता है, चेंज करने की आवश्यकता है? बिल्कुल बदलाव करने की आवश्यकता है, और उसका लचर इन्वेस्टिगेशन होने का प्रमाण हमारे पास सैकड़ों फाइलों में है। हम जब क्वेश्चन पूछते हैं, पुलिस का अधिकारी जवाब नहीं दे पाता है, उसके जांच पर ही तो हम क्वेश्चन उठाते हैं। जब हम न्यायालय में इतनी सारी खामियां छोड़ करके रखता है कि उसका लाभ आरोपी को मिलता है, उसका मनोबल बढ़ता है, कानून और पुलिस से उसका भय खत्म होता है। ये ऐसे संशोधन कुछ नहीं है, सिर्फ धाराओं का हेर फेर करने वाला संशोधन हुआ है। कोई संशोधन ऐसा नहीं आया है, कोई ऐसा नया कुछ नहीं आया है जिससे कड़ा इन्वेस्टिगेशन हो सके, आरोपी के ऊपर या अपराधी के ऊपर कड़ा अंकुश लगे, ऐसा कोई नहीं। तो उसकी बिल्कुल उसकी आवश्यकता है जी। एक सवाल भी है, जैसे थोड़ा सा कड़वा भी है, जैसे आज अपराधी हो या फिर कोई बड़ा पहुंच वाला रसूखदार हो, उसके पास बड़े बड़े वकील रहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े वकीलों को वो हायर करने की क्षमता रखते हैं, जो उस अपराधी के संरक्षण में उसके लिए खड़े होते हैं। तो क्या ऐसा निर्णय किया जाना चाहिए कि अगर किसी के प्रथम दृष्टिया उसके ऊपर अपराध दिख रहा है या ब्रूटलिटी दिख रही है, तो उसके लिए कोई वकील खड़ा ना हो, कभी कोई केस लड़े ना उसकी तरफ से, उसको एक अकेले छोड़ दिया जाए? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं हो पाएगा कि भारतीय संविधान में सब व्यक्ति को अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार है और वो अपनी प्रतिरक्षा करेगा। अंततः आप ये देखिए ना, आप भी पत्रकार हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आदमी छूटता क्यों है, केस में बरी क्यों होता है। उसका कारण है लचर इन्वेस्टिगेशन या लेकुना ऑफ एविडेंस में लेकुना होता है या इन्वेस्टिगेशन लचर होता है, तभी आदमी बरी हो पाता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है थाने में, एक कानून के जानकार को शासन द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ आपकी इन्वेस्टिगेशन लचर है, और जब कोर्ट में चालान पेश हो तो ऐसी कोई भी कमी न रहे जिससे मुलजिम छूट जाए। ये जरूरी नहीं है कि किसी ने हत्या किया, कोई देखा है तभी सजा होगा। कानून में ये भी प्रावधान है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अगर परिस्थिति जन्य साक्ष्य से सिद्ध हो जाता है कि इस व्यक्ति ने इसकी हत्या की है तो निश्चित रूप से सजा होगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है, भारत के संविधान में पहले पत्ते में ये लिखा हुआ है चाहे 100 दोषी छूट जाएं पर एक निरपराध ना मारा जाए। कई बार आप देखे होंगे पुलिस किसी इनोसेंट पर्सन को जबरदस्ती आलिप्त करती है केस में। तो फिर अगर ऐसी स्थिति में जब तक न्यायालय प्रमाणित ना करे कि पुलिस के कहने पे आप कह सकते हैं क्या कि ये आदमी दोषी है? नहीं कह सकते आप, इसलिए उसको अपनी प्रतिरक्षा का अधिकार है। राजनीतिक संरक्षण के लिए मैं पूछना चाहूँगा भैया, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जैसे राजनेताओं का संरक्षण अपराधियों को, और अपराधियों के हौसले बुलंद, और ये बात मानी जा सकती है कि जैसे अपराध अगर संचालित हो रहा है तो जाहिर सी बात है बगल के थाने को या बगल के एसपी को तो पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी अपराध संचालित हो रहे हैं, अपराध का गढ़ बना हुआ है। इस बारे में मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि जिन प्रकरणों में अगर कोई अभियुक्त सिद्ध या दोषमुक्त होता है और न्यायालय पाता है कि इसमें जांचकर्ता अधिकारी की किसी भी प्रकार की कोई गलती है, तो उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए, उसको मिलने वाली सारी सुविधाएं उसको बंद कर देनी चाहिए और उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। या मान लीजिए न्यायालय कई बार कोई आदेश पारित करती है, उसमें लिखती है कि भाई पुलिस विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया गया था, ये कमी की गई थी, इसके कारण इसका लाभ अभियुक्त को दिया जाता है, इन प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, इसके कारण अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है। तो अगर मान लीजिए प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होता है कि पुलिस की संलिप्तता के कारण अगर कोई अभियुक्त अगर दोष मुक्त होता है तो उसके ऊपर सीधी कार्रवाई पुलिस वालों के ऊपर करनी चाहिए। और जो आपके जो इनके जो प्रमुख हैं, जो एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, जिन लोग स्क्रूटनी करते हैं, जिन लोग पूरा
इनके ऊपर नज़र बना के रखते हैं, इन सब के ऊपर कार्रवाई, अगर आप कड़ी कार्रवाई एक बार करके देखेंगे और अगर ये प्रक्रिया का पालन अगर होता है तो निश्चित रूप से आपका जो विचारणीय प्रश्न है उसका निराकरण हो जाएगा। भैया एक सवाल और है, जैसे कि अपराधियों के खिलाफ कानून कड़ाई की मांग भी करते हैं लोग, नेता कहते हैं कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यूपी में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई होती थी, लेकिन उस पर भी कुछ कोर्ट की अभी शायद अंकुश लगी, आप बेहतर बता पाएंगे। और उसके बाद वहाँ के कुछ विपक्ष के नेता हैं और भी जगहों के जो अपराधियों में जाति खोजने लग गए हैं कि आपने इस समाज के लोगों को टारगेट करके एनकाउंटर करना शुरू कर दिया, इसको मारना शुरू कर दिया, उसको मारना शुरू कर दिया। मुझे याद है हैदराबाद की एक घटना हुई थी जिसमें एक लेडी के साथ रेप की हुई थी और उसको अगले दिन एनकाउंटर किया गया था, तो वहाँ की पब्लिक ने पुलिस को फूल मालाओं से लाद दिया था। तो एक तरफ पब्लिक ऐसा चाहती है, लेकिन जो पब्लिक जिन्हें वोट करती है वो नेता चाहते हैं कि नहीं, इस समाज का नहीं होना चाहिए, उस समाज का नहीं होना चाहिए, इस समाज को टारगेट मत करो, इस समाज के लिए एनकाउंटर मत करो। ऐसे में कैसे चलेगा? देखिए, ये तो गलत है। कोई भी नेता अगर किसी को संरक्षण प्रदान करता है वो गलत है, लेकिन अंततः पब्लिक को ही समझना है कि उसके द्वारा चुना गया नेता है। पब्लिक ऐसे पाक साफ लोगों को चुने जो न्यायालयीन प्रक्रियाओं में या पुलिस की प्रक्रिया में हस्तक्षेप ना करे। जो आप घटनाएं देख रहे हैं भैया, मैं स्पष्ट जैसे कानूनी भाषा में अपन धाराओं के तहत बात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी धारा को बदलना है या कानून को सख्त करना है, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि इसे तत्काल फांसी दो, तो तत्काल फांसी तो हमारे संवैधानिक प्रक्रिया में संभव नहीं है, लेकिन मांग तो उठ रही है ना। ये भी तो एक पब्लिक की आवाज़ है। तो इसको विचार करते हुए क्या जो देश चलाने वाले नेता हैं, राज्य चलाने वाले नेता हैं, ये विधानसभा या लोकसभा के पटल में बैठ के इस पर विचार क्यों नहीं करते? विचार करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अपराध धारा का अंक को इधर से उधर कर देने से मात्र उसकी खानापूर्ति नहीं हो सकती है। अभी जो कानून में संशोधन लाया है, क्या संशोधन है? हम पढ़ते हैं, पूरा कानून वही है, पूरी प्रक्रिया वही है और ठीक भी है, लेकिन इन्होंने सिर्फ क्या किया है, नंबर को इधर से उधर। अब क्या होता है कि जो रफत में हमारा था, जैसे प्रैक्टिस में थी कि हम धाराओं के तहत जो वो करते थे, अब वो पुस्तक खोल करके देखना पड़ता है। तो इसमें अच्छी बात ये हो रही है कि आज हमको उस धारा के अध्ययन के लिए फिर से पुस्तक खोलनी पड़ रही है। हम फिर से पुस्तक खोलते हैं, फिर से अध्ययन करते हैं, और निश्चित तौर पर कानून में ऐसा संशोधन होना ज़रूरी है जिससे अपराध में अंकुश लगे। एक सवाल और आखिरी, और आप सभी से लूँगा भैया, जैसे आप लोग वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर कानूनी प्रक्रियाओं को पढ़ते होंगे, समझते होंगे, क्या लगता है भैया किस देश का, आप सभी से लूँगा, किस देश का कानून सबसे मजबूत है, जिस पे मतलब बोलना चाहिए कि उस देश के कानून से सीखते हुए थोड़ी सी सबक हिंदुस्तान को भी लेना चाहिए? देखो, सऊदी अरब में जो कानून है कि तत्काल मतलब जो अपराधी जिस प्रकार का है उस प्रकार उसको उसी दंडित किया जाए, लेकिन ये हर देश में लागू किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि हर देश की स्थिति परिस्थिति और कानून की परिभाषाएं अलग अलग है ना। तो ऐसी स्थिति में एक हर देश में एक ही कानून लागू किया जाए वो संभव नहीं हो सकता। आपके मुताबिक भैया? मैं सऊदी अरब के कानून का समर्थन करूंगा। मैं उसमें ऐसा क्या विशेष है जिसको आप सोच रहे हैं कि अमेंडमेंट में जो नेता हैं उस पर विचार करें? उसमें इतनी लंबी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ता ना अभियुक्त को, उसका विचारण नहीं होता, उसको बिरयानी नहीं खिलाई जाती, उसका स्वागत नहीं किया जाता, उसको मान सम्मान नहीं दिया जाता। मतलब तत्काल न्याय है वहाँ, हाथ के बदले हाथ और गले के बदले गला। तो जब तक अपराधी के मन में इस बात का डर नहीं रहेगा कि अगर मैं ये अपराध करूँगा तो मुझे इस दंड से दंडित किया जाएगा, तब तक इस समाज की बात छोड़िए, पूरे देश में अपन अपराध को ख़त्म नहीं कर सकते। वही सवाल है भैया। एक्चुअल में क्या है, देखिए, अगर आप बारीकी से अध्ययन करें तो अभी जो नया एक्ट आया है पॉक्सो एक्ट में लिमिटेशंस हैं कि इतने दिन में निराकरण करना है। आईपीसी की जो धारा है, अब भारतीय न्याय संहिता की जो धाराएं हैं उसमें भी लिमिटेशंस आ गए हैं। तो सरकार अपने तरफ से तो प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द त्वरित निराकरण हो केसों का, लेकिन जो अभियुक्त पक्ष है या पुलिस पक्ष है वो निराकरण होने नहीं देना चाहता, तो न्यायालय क्या करेगी इस पे? न्यायालय तो चाहती है तुरंत निराकरण हो एक्ट के मुताबिक,
अभी संशोधन आए हैं, उसमें यह है कि इतने दिन में निराकरण होना चाहिए कोई भी क्रिमिनल केस का या पॉक्सो एक्ट का। लेकिन कुछ कानूनी जटिलताएं ऐसी आती है कि उससे अभियुक्त को और प्रोसिक्यूशन को दोनों को अवसर मिल जाता है बढ़ाने का। एक केस चल रहा है अभी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कहा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि 5 साल से जो पुराने पेंडिंग केसेस हैं उस पर त्वरित निराकरण किया जाए। जहां अभियुक्त के विरुद्ध बात आएगी वो त्वरित निराकरण करने के लिए तैयार है। लेकिन 5 साल बाद जब शासन एप्लीकेशन लगाता है कि इस गवाह को पुनः परीक्षित करना चाहता हूँ, इस गवाह को पुनः परीक्षित करता हूँ, तो इस चक्कर में वो केस 10 साल चल जाता है। इसके लिए दोषी कौन? तो ऐसे अवसर देना ही समाप्त कर देना चाहिए, चाहे अभियुक्त हो चाहे प्रोसिक्यूशन हो, ऐसे अवसर देना ही समाप्त कर देना चाहिए। इस पर कठोरतम दायित्व का सिद्धांत लागू होना चाहिए। न सऊदी अरब, न इंग्लैंड, न अमेरिका, भारत का संविधान और भारत का कानून विश्व का सबसे बड़ा कानून है और भारत के कानून के आगे सभी कानून गौण हैं। भारत की जो न्याय व्यवस्था है ये भारत के लोगों की भावनाओं के आधार पर बना हुआ है और परंपराओं से बना हुआ है, संविधान से बना हुआ है। ये ऐसे ही हवा में नहीं बन गया है और बहुत महान महान लोगों ने भारत के कानून का निर्माण किया हुआ है। इसलिए भारत के कानून की शक्ति बहुत अपार है। आवश्यकता है ये सरकार में बैठे हुए ये जो अधिकारी हैं जो उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं करते, उनको बदलने की आवश्यकता है, उनके ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, उनके ऊपर एक ऐसा तंत्र बैठाने की आवश्यकता है जो देखे कि ये लोग कार्रवाई कैसे करते हैं। कोई कार्रवाई अच्छे से नहीं करता है। कोई एसपी, कोई कलेक्टर इतना मजबूत नहीं बना है जो भारत के कानून को अक्षरशः पालन कराने हेतु प्रतिबद्ध हो। तो सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए जिसमें भारत का जो अधिकारी है वो ये सोच ले कि मुझे अपनी जांच में, अपनी कार्रवाई में, अपनी प्रक्रिया में मजबूती लाना पड़ेगा, तभी भारत का कल्याण होगा। नहीं तो रोज़ आम पब्लिक को हथियार उठाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया भैया, आप लोग सब समय दिए, बहुत सारी बातें हम लोग को हमसे शेयर किए। तो ये वकील साहब लोग का पैनल है और संवैधानिक जी शुक्रिया भैया, संवैधानिक प्रक्रियाओं को इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से समझाया। हमने भी कोशिश की, हम भी एक पत्रकार हैं तो हमारे भी एक नैतिक दायित्व है कि हम जो बढ़ते अपराध के क्रम है उसके लिए सत्ता से भी सवाल करें, विपक्ष अगर इन मामलों में राजनीति कर रहा है उस पर भी सवाल करें। अगर किसी मामले में राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को मिलता है, अगर किसी मामले में पुलिस का संरक्षण अपराधियों को मिलता है, अगर किसी मामले में बड़े बड़े वकीलों का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त होता है, तो ये एक सोचनीय पहलू है कि अगर हम कानून को सख्त करना चाहते हैं या दोषियों को अपराध की सज़ा वाजिब तौर पर दिलवाना चाहते हैं और जल्द दिलवाना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। जिसकी सोच जो है, जो सत्ता में बैठे हुए तंत्र है, जो संसद भवन में बैठते हैं, जो विधानसभाओं में बैठते हैं, उनको इन विषयों का समाधान निकालने की बहुत ज़रूरत है। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमने कोशिश की तमाम पहलुओं पे बात हो जाए। और आप क्या विचार रखते हैं, आप कैसे कानून में संशोधन चाहते हैं, उन बातों को आप अगर जानकार हैं तो आप भी लिखिएगा। और हमारी वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम शशिकांत तिवारी है, चैनल का नाम नेशन फर्स्ट टीवी के है। बहुत बहुत धन्यवाद।